सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किसे बीजेपी द्वारा दक्षिणी राज्यों से राज्यसभा के लिए मनोनीत नहीं किया गया, नॉमिनेट नहीं किया गया पूछ रहे हैं, तो उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। वैसे आप जानते हो राज्यसभा जिसे आप उच्च सदन बोलते हो, इसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। तो अभी केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है पीटी उषा, संगीतकार और गायक है इलैया राजा, पटकथा लेखक हैं वी विजयेंद्र प्रसाद गारू और समाज सेवी है वीरेंद्र हेगड़े। इन चारों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की है। और आप जानते हो जो भी राज्यसभा के मेंबर बनते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। और आपको बता दूं कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। देखो राज्यसभा से भी कई बार प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपसे पूछूंगा, साथ में उत्तर भी देता हुआ चलूंगा। जैसे कि एक प्रश्न आपका ये बन जाएगा, राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 80। एक प्रश्न बनेगा, राज्यसभा कौन सा सदन है, निम्न या उच्च, तो आंसर होगा उच्च सदन। लोकसभा होता है निम्न सदन। राज्यसभा का गठन कब किया गया, 3 अप्रैल 1952 1952 को। चलो बताओ कौन से सभा का विघटन नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा राज्यसभा। अगर आपसे पूछे कौन सा संसद का स्थायी सदन है, तो आंसर होगा राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अभी आपको बताया भी था मैंने कि टोटल मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आंसर होगा 250। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल ये भी मैंने आपको बताया 6 साल। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है, एम वेंकैया नायडू है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो आंसर होगा SV कृष्णमूर्ति राव। और अभी वर्तमान में कौन है, तो ये प्रश्न कुछ समय पहले हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी के साथ बताए। इनमें से कई बार प्रश्न है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जुलाई 2022 में गृह मंत्री जो है अमित शाह, अभी इन्होंने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, तो आंसर होगा श्रीनगर। हमारे होम मिनिस्टर है, साथ में सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं अमित शाह। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू का अनावरण किया, उसका उद्घाटन किया। और अगर पूछोगे इस स्टैच्यू की हाइट कितनी है, 4 फीट ऊंची है ये, जिसे स्टैच्यू ऑफ पीस कहा गया है। अब डेली अगर आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे या रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे, तो यहां से 2 प्रश्न आपके माइंड में आ रहे होंगे कि अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था, लेकिन वो जैनाचार्य श्री वल्लभ जी की स्टैच्यू थी, 151 इंच ऊंची अष्ट धातु से ये बनी हुई थी। और दूसरा प्रश्न आपके मन में क्या आ रहा होगा, अभी मोदी जी ने ही संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू का अनावरण किया था, कहां पे, हैदराबाद में। और इस तरह से ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मुद्रा में मूर्ति बनी थी, जिसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। अच्छा देखो, स्टैच्यूज की बात है तो कुछ और स्टैच्यूज मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में रहे थे। पहले मैं आपसे पूछूंगा, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैच्यू, इसका भी उद्घाटन किया था महाराष्ट्र के लातूर में, जो कि 70 फीट ऊंची है। और उनके स्टैच्यू को क्या नाम दिया गया, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। अभी आपको याद है भगवान बुद्ध जी की लेटी हुई यानी कि शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है बोध गया में। कितनी लंबी है ये, 100 फीट लंबी है, और इसके मूर्तिकार है मिंटू पॉल। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी के बारे में अभी मैंने आपको बता ही दिया। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी की ये स्टैच्यू है, केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर है। और दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, 182 मीटर इसकी हाइट है। और इसके वास्तुकार कौन है, राम वी सुतार हैं। और अभी मोदी जी ने ही मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ही आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी
अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति यानी कि ब्रोंज से बनी हुई स्टैचू का अनावरण किया था। तो वो चीजें भी याद रखना। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। और अगर आप में से इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, इसी तरह से चीजों को हम बार बार रिवाइज करते हुए पढ़ते हैं ताकि पीछे की चीजें भी आपको याद रहे। तो वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा बनता है तो घबराना मत, इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो अपलोड होंगे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन सभी क्वेश्चंस की क्विज भी और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा शिंजो अबे। शायद आपको भी एक बार सुन करके यकीन नहीं होगा, जैसा कि कल मुझे नहीं हुआ था, लेकिन ये सत्य घटना है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके शिंजो अबे ये अब हमारे बीच में नहीं रहे, जिन्हें अभी पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मार दी गई और उनका निधन हो गया। आपको बता दूं 2020 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और ये देश के यानी कि जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री भी बने रहे। और इनसे दो प्रश्न आप और याद रखना। 2022 में यानी कि इसी साल नेताजी अवार्ड से हमने इनको सम्मानित किया था। 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार हमने दिया था इनको? पद्म विभूषण दिया था। और वैसे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? एंथनी अल्बनीज बने थे। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने थे फर्डिनेंडो मार्कोस जूनियर। अभी कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन बने? गुस्टावो पेट्रो बने। और अभी हमने पढ़ा था यूके के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। अब देखो बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है और आपने कहा प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। और जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये जापान को ही कहा जाता है। आपको याद है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे जापान था। अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी काने तनाका, उनका भी निधन हो गया। 119 ईयर उनकी उम्र थी, ये भी जापान की थी। और अभी जापान के साथ 2022 में हमने एक एक्सरसाइज किया था धर्मा गार्जियन नाम से। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार है उस पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ। तो भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई हैं। अच्छा, मैंने कहा पहली तो महिला, लेकिन दूसरी भारतीय हैं ये। अब आपके मन में आएगा पहले भारतीय कौन है ये सम्मान पाने वाले? तो आंसर होगा रघुराम राजन, जो 2003 और 2006 के बीच में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक रह चुके हैं। आपको बताएं गीता गोपीनाथ, ये अभी अक्टूबर 2018 की बात है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट ये बनी थी। और अभी दिसंबर की ही बात है, इन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पहले डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया था। अच्छा, आपको याद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना होती है 1945 में और वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 190। नवीनतम कौन सा है? 190वां एंडोरा है और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। और अब इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर है। और अभी हमने पढ़ा था पिछले महीने ही कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख किसे चुना गया था? कृष्ण श्रीनिवासन को। इसके अलावा याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी यही जारी करता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है तो ये ध्यान रखना। और अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधवीपुरी बुच बनी है। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? रितु खंडूरी भूषण बनी है। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। और ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे चुना गया? बबीता सिंह को। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जुलाई 2022 में किसे G20 के लिए नया शेरपा बनाया गया? तो आंसर होगा अमिताभ कांत को। आपको याद तो है ना, हमने पढ़ा था 2021 में हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा बनाया गया था। शेरपा किसे कहते हैं पहले ये क्लियर कर लो। तो G20 में किसी भी देश का जो प्रतिनिधि होगा उसे शेरपा कहा जाएगा। अब आप कहोगे जब पीयूष गोयल को शेरपा बना दिया गया तो अभी क्या हो गया कि अमिताभ कांत को बनाया जा रहा है? एक्चुअली में पीयूष गोयल के पास कई कैबिनेट पद हो चुके हैं
तो इस कारण से उनके पास काम का बर्डन भी ज़्यादा हो गया। इसीलिए अब वे G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम का बर्डन ज़्यादा हो गया। तो अब आपको क्या याद रखना है, नीति आयोग के जो अभी तक CEO हुआ करते थे अमिताभ कांत, उन्हें अब G20 का शेरपा बनाया जाएगा। आपको पता है भारत G20 की अध्यक्षता करेगा 2023 में। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है और 2021 में इटली के पास थी। आपको ये बात पता है ना कि जो भारत है वो इंडोनेशिया और इटली के साथ G20 ट्रोइका में शामिल हो गया है। G20 देखो, इसका कोई हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। इसमें 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन होता है। वैसे खुद यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 2022 में बिम्स्टेक की जो समिट हुई थी, कहाँ पे हुई थी? श्रीलंका के कोलंबो में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा ढाका में। और ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 में चाइना के पास है। अभी इसकी 14 नंबर की बैठक हुई थी। और G7 की अध्यक्षता 2022 में जर्मनी के पास है। और क्वाड देशों की जो अभी 4th मीटिंग हुई थी 2022 में, टोक्यो जापान में हुई थी। अब आप बताओ कि अगले साल कहाँ पे होगी? क्वाड की 5वीं बैठक ऑस्ट्रेलिया में होगी। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। अभी नीति आयोग के नए CEO कौन बने? तो आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। और नए उपाध्यक्ष भी बन गए। उनका नाम क्या है? डॉक्टर सुमन बेरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नाम की बुक को किसने लिखा? प्रार्थना बत्रा ने। तो अभी साक्षी मलिक ने प्रार्थना बत्रा की पहली बुक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस इसको लॉन्च किया है। प्रार्थना बत्रा ये भारत में नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर लिंग प्रवचन को सम्मानित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज की सह संस्थापक भी है। और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है, ये इनकी पहली बुक है। इसी तरह से सोनू फोगाट का नाम याद है? अभी इन्होंने अष्टांग योग नाम से बुक लिखी थी, जिसको हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने लॉन्च किया था। और अभी गौतम अडानी की ऊपर एक बुक लिखी है, या कह दूं उनकी जीवनी लिखी है RN भास्कर ने, और उस बुक का नाम है गौतम अडानी द मैन हू चेंज्ड इंडिया। और भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस बुक को लिखा है राम बहादुर राय ने, जिसको प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था अभी। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की युवा कौन बन गई है? तो आंसर होगा सिमोन बाइल्स। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। अभी उन्होंने गुरुवार को ही ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स, उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। और इसके साथ ही 25 वर्षीय सिमोन बाइल्स ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की जीवित युवा बन गई हैं। इनके अलावा एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स सहित 17 अन्य लोगों को इस पदक से सम्मानित किया गया। लेकिन इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल गया ना, क्योंकि ये सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र की युवा बन गई हैं सिमोन बाइल्स। बाकी आप जानते हो मैरिना वियाजोवस्का के बारे में, ये यूक्रेन की गणितज्ञ हैं। अभी जो फील्ड अवार्ड्स 2022 है उससे इनको सम्मानित किया गया था। वैसे तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया, लेकिन उनमें से ये एक महिला है और ये अवार्ड पाने वाली दूसरी महिला आप कह सकते हो। ये अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अभी तनुजा नेसारी के बारे में आपने सुना होगा। यूके पार्लियामेंट ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। और रूथ ओजेकी के बारे में सुना है आपने? US कनाडाई लेखिका है रूथ ओजेकी। अभी इन्होंने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता था उनके नॉवेल द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। तो ये प्रश्न अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में बुक सीरीज पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे युवा लेखिका कौन बन गई? तो आंसर होगा रिताज हुसैन। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक सऊदी अरब की हैं ये रिताज हुसैन, और बुक सीरीज पब्लिश करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। जब उनका ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ तब उनकी उम्र 12 साल 295 दिन 95 डेज थी। और बच्चों के लिए नॉवेल लिखने वाली रिताज हुसैन ने बताया कि मैंने 6 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। चलो बताओ, अभी भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको अभी लॉन्च किया गया। इसके लेखक कौन है? विनीत कार्निक हैं।
और गीतांजलि श्री का नाम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पहली भारतीय लेखिका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली। इनकी बुक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड और जिसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। और राजेश तलवार लेखक हैं। इन्होंने भी कौन सी बुक लिखी है? द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किस देश को 4 सालों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल में चुना गया? तो आंसर होगा भारत को। तो अभी भारत को 4 सालों के लिए यानी कि 2022 से लेकर 2026 तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। अच्छा, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। आपको याद होगा अभी मंगोलिया के खुअसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। और आपको याद होगा अभी इसी साल की बात है, मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज है उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। चलो बताओ, यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो आंसर होगा 2। एक तो अहमदाबाद और एक जयपुर। और यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल कंचनजंगा, ये आपको मिलेगा सिक्किम में। और भारत के कितने अमूर्त धरोहर शामिल है? तो 14 है। अभी 14वां कौन सा बना था? दुर्गा पूजा, ये पश्चिम बंगाल का है। तो याद रखना, यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दे दी है। अमूर्त धरोहर मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वो जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे कि दुर्गा पूजा हो गई, मेले हो गए, इन्हें आप छू नहीं सकते हो। और जिन्हें आप छू सकते हो उसे कहते हैं टेंजिबल यानी कि मूर्त धरोहर। ये कितनी है? 40 है। अभी 40वीं बनी थी गुजरात की धोलावीरा। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी रोहित शर्मा ये क्रिकेट इतिहास में लगातार कितने T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए? तो आंसर होगा 13। तो रोहित शर्मा ये क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित ने अभी 7 जुलाई 2022 को साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की। आपको याद है दिनेश कार्तिक के बारे में? अभी T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय क्रिकेटर ये बने थे। और शिखर धवन IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने। और बेन स्टोक्स के बारे में ज़रूर याद होगा, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 100 छक्के लगाने वाले ये तीसरे खिलाड़ी बने। अच्छा, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने थे? अभी ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। और आप जानते हो न्यूजीलैंड के जो एजाज पटेल हैं, ये एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे। तो याद रखना, ये भी बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है इसने कहाँ के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? तो देखो, ये स्टैटिक प्रश्न भी समझ सकते हो। इस तरह से ये आपसे पूछ रहे हैं कि ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पर है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। स्टैटिक प्रश्न आपके ऐसे ही बनते हैं, करंट से ही स्टैटिक बनता है आजकल। तो अब आपसे एग्जाम में आ जाए ताल कटोरा स्टेडियम है, तो ये कहाँ से आया? क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो अभी हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया। और इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। वैसे पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव है। आपको बताएं, अभी बाजरे पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहाँ पर स्क्वैश कोर्ट का अपना पहला सेट खोला? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अभी नई दिल्ली में ही ज्योतिर्गमय उत्सव भी शुरू हुआ था। और नई दिल्ली के अभी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन गए सतीश चंद्र शर्मा। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बन गए? विनय कुमार सक्सेना। अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके अलावा याद रखना, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी शुरू हुई नई दिल्ली में। और अभी भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे बना? दिल्ली में ही। और अगर आपसे पूछे ना कि भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा, तो आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली। और दिल्ली से एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न याद रखो कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब, जो कि इसका 8वां संस्करण था, उसको जीता है दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया?
तो आंसर होगा वाराणसी में। तो अभी 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में 3 दिनों तक चलने वाली अखिल भारतीय शिक्षा समागम यानी कि ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। तो शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा की गई। अच्छा, नई शिक्षा नीति 2020 में ये आई थी और आपको पता है भारत में पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें 10+2 पैटर्न को फॉलो किया जाता था, परंतु अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें किस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा? 5+3+3+4 पैटर्न को। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। एक तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है ये तो चलो सब बता दोगे, धर्मेंद्र प्रधान है। ये जो नई शिक्षा नीति आई है किस समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि सबसे पहले इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था और दूसरा राज्य कौन सा बना, ये दोनों आप बताओ। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइज एक बार फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। इन सभी का क्विज बना के अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और देखो कल की वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था आपसे कि भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर क्या है? सुरंजन दास। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।